फ्रेंड्स, तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 7 का हिस्ट्री का पार्ट 2 का आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है, आप एक तरह से देखिएगा, भारतीय राजनीतिक इतिहास की विभिन्न धाराएं। ये हिस्ट्री का लेसन 2 है, जिसमें 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक की जितनी भी घटनाएं हैं उसका जिक्र यहाँ पर एक तरह से किया गया है। तो इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि पार्ट 2 का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी जो जानकारी हो ना, चाहे वो एग्जाम से संबंधित हो, चाहे आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का हो, उन सभी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न है, जिसका फुल मार्क्स पूर्णांक 5 है। पहला क्वेश्चन आपके समझ रहा ये कि प्राचीन बंगाल के जो राढ़, शुहम और गौड़ क्षेत्र का भौगोलिक परिचय आपको दीजिए। तो वो रहे राढ़ और शुहम उत्तर राढ़ और दक्षिण राढ़ प्राचीन राढ़ या लॉट रेट का क्षेत्र हिस्सा था, यानी कि जो उत्तर राढ़ या जो दक्षिण राढ़ है वो प्राचीन राढ़ का ही या लाट क्षेत्र का हिस्सा था। वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला का यह पश्चिमी भाग बीरभूम जिला या संथाल परगना का एक अंश या वर्धमान जिला के कटवा का उत्तरी भाग उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित था। दक्षिण राढ़ कहने से वर्तमान जो हावड़ा है आज के समय में, या हुगली या वर्धमान जिला का बाकी हिस्सा, या अजय और दामोदर नदी का जो मध्यवर्ती विस्तृत क्षेत्र समझा जाता था, और दक्षिण राढ़ बंगोपसागर की निकटवर्ती क्षेत्र भी था। गौड़, यहाँ बताया गया कि वरा मिहिर के अनुसार मुर्शिदाबाद, वीरभूम और वर्धमान जिले के पश्चिमी भाग को लेकर गौड़ प्रदेश का गठन हुआ था। किसको किसको? तो जो वरा मिहिर जी हैं उनके अनुसार बताया गया जो मुर्शिदाबाद और बीरभूम और वर्धमान जिला, इन तीनों, वर्धमान जिला का पश्चिमी भाग को, इन तीनों को मिलाकर गौड़ प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शशांक के साथ बौद्धों का संबंध कैसा था, और इस संबंध में आपके क्या विचार, प्रस्तुत कीजिए। तो आरंभिक जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि शशांक का बौद्धों के साथ सबसे अच्छे संबंध नहीं थे, यानी उनका संबंध बौद्ध लोग के साथ अच्छा संबंध नहीं था। यह शुरुआती दौर से इसे मतलब जानकारी प्राप्त हुआ है। आर्य मंजू श्री मूलकल्प नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत ने उसे बौद्ध विरोधी कहा है। यानी कि आर्य मंजू श्री मूलकल्प नामक एक बौद्ध ग्रंथ जो है, और ह्वेनसांग के जो यात्रा वृत्तांत है, उसमें उनको बौद्ध विरोधी बताया कि ये बौद्धों के विरोधी हैं। कौन कौन? तो आप लोग नाम सुन ही लिए हैं। शशांक पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। अब बताइए, एवं उन्होंने उनके पवित्र धार्मिक स्थलों को उन्होंने ध्वंस भी किया था। ऐसा आरोप लगाया जाता है किस पर? तो ये शशांक पर। और हर्षवर्धन के जो राजकवि थे जिनका नाम था वाणभट्ट, उनकी एक रचना है, उनका एक पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित। अब हर्षवर्धन के शासन काल में है। कौन? वाणभट्ट। हर्षवर्धन का सारा धन खा रहे हैं, तो किसका मतलब किसका नाम पर लिखेंगे? हर्षचरित के नाम पर। हर्षवर्धन राजा तो उसके नाम पर हर्षचरित लिख दिए, जिसका ठीक गुण उन्हीं का तो गाना पड़ेगा, जिसका खाएंगे उनका गुण गाएंगे। तो यहाँ बता रहे हर्षचरित में भी शशांक की निंदा की गई। अब जो वाणभट्ट है उन्होंने भी
हर्षचरित नामक पुस्तक में न शशांक की निंदा की है। हालांकि शशांक की मृत्यु के 50 वर्ष के बाद भी एक चीनी यात्री इन सिंह की दृष्टि में बौद्ध धर्म बंगाल में काफी उन्नत था, पर जैसे शशांक की मृत्यु होती है उस मृत्यु के 50 वर्ष बाद भी एक चीनी यात्री जिसका नाम था इन सिंह की दृष्टि में तो देख रहे बंगाल में तो बौद्ध धर्म काफी उन्नत था। कहा जाता है कि शशांक के प्रति सभी पूरी तरह से द्वेष मुक्त नहीं थे, इसीलिए शशांक के संबंध में उनके विचारों को पूर्ण सत्य भी नहीं माना जा सकता। यानी पूरी तरह से जो बात बताया गया है कि वह बौद्ध भिक्षु का विरोधी था, ऐसा कहना भी पूरी तरह से सार्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिशक्ति संघर्ष किन किन शक्तियों के बीच हुआ था और इस संघर्ष का मूल कारण क्या था? 8वीं शताब्दी के अंत में यानी कि एक तरह से कहा जाए तो उत्तर भारत और दक्षिण और ढक्कन के 3 महाशक्तियों का उदय हुआ। उत्तर भारत और ढक्कन में 3 महाशक्तियों का जन्म हुआ। उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, तो वही पूरब में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। ये 3 शक्तिशाली राजवंशों का उत्थान हुआ और इन्हीं के संघर्ष को त्रिशक्ति कहा जाता है। 3 जन जन्म लिया है। उत्तर में गुर्जर लोग आ गए, पूरब में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट। ये तीनों आपस में जो संघर्ष हुआ ना, इसी को त्रिशक्ति संघर्ष कहा गया। उत्तर भारत में कनौज को केंद्र करके इन तीनों शक्तियों का संघर्ष चला, यानी लोग कनौज को केंद्र करके लोग लड़ रहा था कि किसका किसका, और ये तीनों शक्ति अपने राज्य का विस्तार करना चाहती थी, यानी सब अपने अपना राज्यों को बढ़ाना चाहती थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के त्रिकोणीय संघर्ष में तीनों ही पक्ष जय जय पराजय का मधुर कटु स्वाद चखते रहे, यानी कभी वो जीत रहा है तो कभी वो हार है, कभी वो जीत रहा है कभी वो, यानी इनको जय पराजय का मधुर स्वाद इनको हमेशा मिलता रहा। यह तो इस संघर्ष के प्रतिहारों को अधिक सफलता मिली। प्रतिहार यानी कौन? वो गुर्जर उत्तर वाले, उनको सबसे ज़्यादा सफलता मिली। और यह त्रिकोणीय संघर्ष भारत की राजनीतिक एकता के लिए बाधक था, यानी कि इससे भारत की जो राजनीतिक एकता थी वह कहा जाए तो खंड खंड होगी। आइए अगला, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के उत्थान की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए और कौन कौन से ऐसे चोल राज्य के अंतर्गत शामिल थे उनको बतलाना है। तो आदि मध्य युग में दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार हुआ। यहाँ चोल शक्ति काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, यानी जो चोल काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में। कावेरी नाम सुनोगे, नदी का नाम है, और उसकी शाखा नदी द्वीप को केंद्र कर चोल राज्यों का गठन हुआ। कावेरी नदी और उसकी जो शाखा नदियाँ थी, शाखा मतलब कि जो मुख्य नदी से जो छोटी मोटी नदियाँ निकलती है, तो कावेरी और उसकी शाखा नदी को ये लोग क्या किए थे? केंद्र करके, और जो चोल राज्य का गठन हुआ था, ठीक। और वहाँ के जो शासक थे जिनको मुट्रोबाई को हटाकर विजयालय ने चोल राज्य की प्रतिष्ठा कर दी, यानी स्थापना की, और तंजौर नामक एक नए शहर का निर्माण हुआ जो चोल राज्य की राजधानी बनी, ठीक। यानी यहाँ पर चोलों का जो प्रतिष्ठापक है या संस्थापक है तो उसका नाम है विजयालय, जैसे, ठीक, याद रखिएगा। और इसने किसको हटाया है? तो मुट्रोबाई को हटाया है और एक नए शहर का निर्माण किया जिसका नाम रख दिया तंजौर, और चोल राज्य की राजधानी यही बन गया नया शहर। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने राज्य को एक विस्तृत किया और दक्षिण में पांड्य, उत्तर में पल्लव क्षेत्र का राज्य चोलों के अधिकार में आ गया। और 1945 में राज्यराज प्रथम वर्तमान केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के विस्तृत क्षेत्र चोलों ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्ण सुवर्ण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के 2 रेलवे स्टेशन के निकट राजबाड़ी की प्राचीन लाल मिट्टी में बौद्ध विहारों ध्वंस
अवशेषों के रूप में पाया गया है। और चीनी जो बौद्ध यात्री थे जिनका नाम हमने हिंसा के विवरण में इसका उल्लेख भी मिलता है। और इसी के निकट उस समय के गौड़ प्रदेश की राजधानी कर्णसुवन अवस्थित थी। चीनी भाषा में बौद्ध विहार का नाम था लो टोमोचिन और स्थानीय तौर पर कर्णसुवन राजा कर्ण के महल के नाम से जाना जाता था। कर्णसुवन यानी राजा कर्ण, यानी बताया गया है कि राजा कर्ण के महल के नाम से जाना जाता था। और कर्णसुवन एक महत्वपूर्ण वाणिज्य और प्रशासनिक केंद्र था। ठीक। और आसपास के गांवों से यहाँ के नागरिकों के लिए दैनिक आवश्यकताओं की, जो भी एक दिन की मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं होती है, ये सब उनके लिए आता था। सोचिए। और कर्णसुवन की राजनीति में बारंबार फेरबदल हुआ। शशांक की मृत्यु के पश्चात बताया तो यह शहर कुछ समय के लिए कामरूप के राजा भास्कर वर्धन के हाथ में चला गया और इसके बाद कुछ समय तक यह जयनाग के हाथ की राजधानी बनी। और फिर 700 ईस्वी के बाद इस शहर के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। आगे आइए, केवट विद्रोह का वर्णन करना है आपको। तो पाल शासक के 11वीं सदी मतलब 1100 ईस्वी के उत्तरार्ध में बंगाल में केवट विद्रोह हो गया। और केवट लोग यानी कि मछुआरे थे, आपने पढ़ा ही। और उस समय बंगाल के उत्तरी हिस्सा में केवटों का जो केवट लोग का प्रभाव यानी मछुआरों का प्रभाव काफी ज्यादा था उत्तरी हिस्सा में। कहाँ? तो बंगाल के उत्तरी हिस्सा में। और संध्या का नंदी के रामचरित काव्य में केवट विद्रोह का भी वर्णन है। अब सोच लीजिए। और इस विद्रोह के 3 बड़े नेता का नाम, एक का नाम दिव्य यानी दिबोक बतलाया गया है, और दूसरा का रुदोक, और तीसरा है भीम। महिपाल द्वितीय के शासन काल में अनुमानतः एगो लगाया गया है कि 1070 से 71 में दिव्यपाल राज्य के एक कर्मचारी थे। दिव्यपाल, ठीक, एक कर्मचारी थे। और पाल शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाकर, अब राजा क्या है, कमजोर है, उसका लाभ उठाकर उसने विद्रोह कर दिया। और वहीं पर जो महिपाल विद्रोह का दमन करते समय आहत हो गए और दिव्य बरेंद्र पर अधिकार कर वहां के शासक बन गए। और बताया गया कि जो दिव्य ने बरेंद्र पर अधिकार कर लिया और वहां का शासक बन गया। आइए आगे, शशांक के शासन प्रबंध के बारे में आपको बताना है। तो शशांक के शासन काल में सोने के सिक्का का प्रचलन था। सोना का सिक्का चल रहा है। और व्यवसाय वाणिज्य के क्षेत्र में मंदी तो दिखाई पड़ता ही था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, यानी कि उसका जो जीने का आधार हो गया था उस समय के लोगों का, वो कृषि था। शक्ति कम हो गई थी। शशांक कोई अस्थायी राजवंश का निर्माण नहीं कर सका, यानी एगो फिक्स राजवंश। आगे देखिए, निम्नलिखित राजाओं का आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी जानकारी जो हो ना वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका फायदा भी उठा सके। तो चलिए, निम्नलिखित राजाओं का तनि सा संक्षिप्त परिचय देखना है। सबसे पहले शशांक के बारे में देखते हैं। तो गुप्त वंशीय शासक महासेन गुप्त के सामंत शासक, यानी गुप्त वंशीय शासक महासेन गुप्त के सामंत शासक ने बंगाल में गौड़ राज्य की स्थापना की। यानी बताया जा रहा है कि जो गुप्त वंशीय शासक महासेन गुप्त ने सामंत शशांक ने वो क्या किए थे, बंगाल में गौड़ राज्य किया था। यानी बंगाल में जो गौड़ राज्य की स्थापना करने वाला कोई और नहीं बल्कि शशांक थे। वह गौड़ राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? शशांक। और डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार जो एक इतिहासकार हैं, उनके मत के हिसाब से देखिएगा तो शशांक ही बंगाली राजाओं में सार्वभौम राजा था। कुछ इतिहासकारों का तो ऐसा भी मत है कि शशांक का वास्तविक नाम नरेंद्र गुप्त था। ठीक। और वह गुप्त वंश में पैदा भी हुआ था और उसने 600 ईस्वी के पूर्व ही
गौड़ प्रदेश स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया, यानी पूरा बताया स्वतंत्र में रहेगा। और उसकी राजधानी कर्णसुवर थी, जो मुर्शिदाबाद जिला के रंगामाटी नामक स्थान में अभी अवस्थित थी। शशांक ने बिहार उड़ीसा पर विजय भी प्राप्त किया। आप समझिए, बिहार को भी जीत लिया, उड़ीसा को भी विजय कर लिया था। और शैलोद्भद्र राजागण उनके सामंत थे। शशांक एक महत्वाकांक्षी शासक थे, यानी उसकी कभी इच्छा समाप्त नहीं होती थी, और उत्तर भारत पर अधिकार करना चाहता था। अतः उसने कनौज के मोखरी राज्य पर अधिकार करने की योजना बनाई। और उस समय वहां का जो शासक था ग्रहवर्मन था, और शशांक ने मालवा के शासक देवगुप्त से मित्रता की और कनौज पर आक्रमण कर वह वर्मन को मार डाला। अब आते हैं गोपाल के बारे में। तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक तथा प्रथम राजा भी था। कहाँ का? तो गोपाल पाल वंश का। उसने बंगाल में शांति व्यवस्था के प्रयास में सफलता अर्जित कर बंगाल की जनता को आशा को पूर्ण किया। जो जनता बंगाल की चाहती थी, उसकी आशा पर पूरी तरह से गोपाल खरा उतरा, और उसने बंगाल को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसके उत्तराधिकारियों को बंगाल की राजनीतिक एकीकरण में विशेष कठिनाई नहीं हुई। यानी उसका जो उत्तराधिकारी था ना, आराम से राज करते चले गए। उसके बाद गोपाल के बाद देखते हैं हम लोग उसका जो पुत्र है धर्मपाल, इसके बारे में हमको बतलाना है। तो धर्मपाल के बारे में चलिए देखते हैं। तो धर्मपाल गोपाल का पुत्र और पाल वंश का ये सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाए। उसने पाटलिपुत्र को पाल साम्राज्य की राजधानी बनाई, और उसने कनौज के शासक को परास्त कर पदच्युत कर दिया और इंद्रायुक्त को वहां का शासक बनाया। धर्मपाल को मालवा और राजपूताना के प्रतिहार और मान्य खेत के राष्ट्रकूटों से बार बार संघर्ष करना पड़ा धर्मपाल को। उसने प्रतिहार शासक वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय और तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय से भी युद्ध किए। राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह कर उसने कुछ समय भाई, यहाँ दिया है राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह कर उसने कुछ समय के लिए पाल राष्ट्रकूट संकट को समाप्त कर दिया, और उसने प्रतिहारों से मैत्री संधि भी की। अब धर्मपाल का जो छोटा भाई वाकपाल एक योग्य सेनापति था। उसने अपने युद्धों में पाल सेना का नेतृत्व कर उसे विजय दिलाई, और गर्ग नामक एक ब्राह्मण धर्मपाल का मंत्री था, ऐसा बतलाया जा रहा है। धर्मपाल बौद्ध धर्मानुयायी था, और उसने विक्रमाशील नामक एक विहार का निर्माण कराकर उसने विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आते हैं देवपाल। तो देवपाल के बारे में बतलाया जाता है कि यह धर्मपाल का पुत्र है, यानी धर्मपाल गोपाल पाल वंश का संस्थापक, उसका पुत्र हो गया धर्मपाल, और धर्मपाल का पुत्र हो गया देवपाल। ये भी एक महान विजेता है। उसने मुंगेर में एगो किला बनवाया, और उसने सेनापति लवसेन एक प्रसिद्ध योद्धा थे, उसके जो सेनापति लवसेन थे, और देवपाल की सेना में कंबोज से लेकर विंध्य पर्वत तक के प्रदेश को जीत लिया। वाह देवपाल जी। और उसने गुज्जर प्रतिहार शासक को पराजित कर पाल वंश की प्रतिष्ठा में तमाम 4 चांद लगा दिए। देवपाल बौद्ध था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण करवाया, फिर से निर्माण किया जाए नालंदा विश्वविद्यालय। सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा विहार में भिक्षुओं को 5 गांव भी दान कर दिए भिक्षुओं के लिए, और यहाँ तक कि गर्ग के पुत्र दभ यानी देवपाल के मंत्री थे। देवपाल की कला, शिल्प और साहित्य में विशेष रुचि थी, और उसने नालंदा के मंदिरों में मूर्ति स्थापित की। और उसके बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, जयपाल और गोपाल द्वितीय शासक हुए, और उसके समय में पाल वंश का प्राचीन गौरव समाप्त होने लगा। यानी उनके समय में जो पाल वंश का जो प्राचीन गौरव था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब आते हैं महीपाल के बारे में।
तो महिपाल पाल वंश का 9वां राजा था, 9वां। उसने पाल वंश का पुनरुद्धार किया। उसने मिथिला पर अधिकार कर काशी उसके हाथ से निकल गया। उसने मिथिला पर अधिकार किया पर काशी उसके हाथ से निकल गया। गाग्या देव ने महिपाल को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने पाल साम्राज्य के महिपाल पर आक्रमण किया, किंतु महिपाल ने राजेंद्र चोल की वीरता पूर्वक सामना कर उसे आगे बढ़ने से और महिपाल ने उत्तर तथा पश्चिमी बंगाल को भी जीता और उसने काशी में 9 दुर्ग मंदिर का निर्माण किया। कौन? तो आप देख ही रहे हैं, महिपाल ने। और उसके शासन काल में प्रजा सुखी और संपन्न थी। अब आते हैं रामपाल। तो रामपाल महिपाल का द्वितीय, यानी रामपाल महिपाल का द्वितीय का छोटा भाई था और यह पाल वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। उसने अपने शासन काल में पाल वंश के पुराने गौरव की तो रक्षा की, पर धीरे धीरे पाल वंश अब कमजोर होने लगा था। 12वीं शताब्दी में सेन वंश के शासकों ने पाल वंश को हराकर बंगाल पर अब सेन शासन शुरू कर दिया। अब आते हैं सेन में। तो सेन में आपको क्या देखने को मिलेगा? बंगाल में सेन शासक की स्थापना करने वाले सामंत सेन थे। वह कर्नाटक के चालुक्य शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ का सेनापति था। जब विक्रमादित्य ने बंगाल पर आक्रमण किया तो सामंत सेन भी युद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध के उपरांत यह बंगाल में ही बस गया और उसके महत्वाकांक्षी पुत्र हेमंत सेन ने बंगाल में पाल शासक महिपाल के समय से में केवल विद्रोह का लाभ उठाकर राढ़ क्षेत्र में एक छोटे से राज्य की स्थापना की। वहां पर वह स्वतंत्र शासक नहीं था, परंतु उसका जो पुत्र विजय सेन सेन शासक का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। विजय सेन ने पाल वंश के शासक मदन पाल को परास्त कर, यानी सेन और इधर पाल दोनों में लड़ाई चल रही, गजब घमासान। तो विजय सेन ने क्या किया, जो पाल वंश के जो शासक थे उस समय मदन लाल को परास्त कर बंगाल में सेन वंश की अधिपत्य स्थापित किया। विजय सेन ने सूर्यवंश की राजकुमारी से विवाह कर राजनीतिक शक्ति अर्जित की और कामरूप तिरहुत बंग कलिंग विजय सेन के अधीन में था और उसने विजयपुर नामक एक नगर बसाया जो उसकी राजधानी थी और उसने उड़ीसा में गंगवंशीय शासक आनंदवर्धन से भी मित्रता की। आगे आइए बल्लाभ सेन के बारे में देख लेते हैं। बल्लाभ सेन एक श्रेष्ठ शासक थे और वह महान संगीत साहित्य प्रेमी भी थे। उसने दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। कौन? बल्लाभ सेन। पाल शासक गोविंद पाल को पराजित किया। कौन? ये जो सेन थे बल्लाभ सेन, ये पाल शासक गोविंद पाल को पराजित किए थे और इस बल्लाभ सेन ने पाल शासक का काफी बड़ा घात किया। बल्लाभ सेन समाज सुधार में परिवर्तन के विरोधी थे। ये समाज में सुधार नहीं चाहते थे जी। ये कट्टर ब्राह्मण और आचार आचरण की उन्होंने प्रतिष्ठा की। अब आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बल्लाभ सेन के उपरांत उनका पुत्र लक्ष्मण सेन 1179 में बंगाल का शासक बनता है और उसने कामरूप के शासक तथा कनौज के गहरवार शासक को पराजित किया। वह एक न्यायप्रिय शासक था, यानी उसको न्याय बहुत प्रिय था और विद्वानों का आश्रयदाता था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव उनके दरबारी कवि थे। खास कर याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन के राज दरबार में जो जयदेव थे वो मतलब उसके राज दरबारी कवि थे जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। उन्होंने अपने पिता के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को भी पूरा किया और उसकी राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन विष्णु का उपासक था। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बंगाल में अशांति हुई और दक्षिण पूर्वी बंगाल में कई ऐसे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए
और उसके समय में मोहम्मद गौरी के एक सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन नदिया छोड़कर पूर्वी बंगाल की ओर चला गया और वहां उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई। और उसके उपरांत उसके उत्तराधिकारी पूर्वी बंगाल के विक्रमपुर में बहुत दिनों तक शासन करते रहे। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है पाल और सेन शासकों की तुलना करने को। एक तरफ पाल वंश जिसका समय काल बताया गया है कि 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक माना गया है, जिसमें कुछ शासक उल्लेखनीय है। गोपाल जो संस्थापक थे, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम और रामपाल। और इसमें कौन कौन सी घटना हुआ तो त्रिशक्ति संघर्ष, बौद्ध धर्म का समर्थन और शिक्षा शिल्प स्थाप्य और केवट विद्रोह तो सबसे मस्त है यहाँ पर। वहीं सेन में आप देखिएगा तो 1100 से 1204-5 तक लिया गया है या 1300 ईस्वी का प्रथम भाग भी। और इसके बताया जाता है कि बल्लाभ सेन और लक्ष्मण सेन इसके प्रमुख शासक थे। और यहाँ पर भी कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटी है। वर्ण व्यवस्था का कठिन नियम और तुर्की अभियान। अगर ध्यान से देखा जाए तो पाल राजाओं के शासनकाल के अंतिम समय से ही बंगाल में सेन वंश का शासन शुरू हो गया। यानी पाल राजाओं के शासनकाल के अंतिम समय से ही बंगाल में धीरे धीरे सेन का शासन शुरू। और इसका मतलब कि 1100 ईस्वी के मध्य में समस्त बंगाल में धीरे धीरे पाल वंश का प्रभुत्व वैसा नहीं रहा, यानी अब धीरे धीरे उनका विनाश हो रहा है और केवल पूर्वी बिहार और उत्तर बंगाल में पाल शासकों का शासन था। और इसी का लाभ उठाकर ये जो सेन वंश के जो सामंत सेन था और उसका जो पुत्र था लक्ष्मण सेन, उसने राज क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठित मतलब क्षेत्र का अपना शासक शुरू कर दिया। और पाल शासक के अंतिम समय में ऊपर से वो केवट विद्रोह हो गया, जिसके चलते इसका फायदा सेन शासकों को काफी मिला। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए तथा चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर कोई भी वीडियो जो आपके एग्जाम से संबंधित या आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।